पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इस समय पंजाब में धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में चुनावी रैली करते हुए नजर आए और इस बात का वादा किया कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी तो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। वहीं पंजाब के कोटकपूरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली की। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही इस बात को भी माना कि पंजाब में पिछले 5 साल में उनकी सरकार का कामकाज ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पंजाब में सरकार बदलनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। तो इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है, हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं हैं। तो हिजाब को लेकर बड़ा बयान ओवैसी देते हुए नजर आए, जिस पर हमला बोलते हुए बीजेपी के नेता। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में एक चुनावी रैली करते हुए नजर आए। और फिलहाल ये 2 तस्वीरें आप जरा देखिए, किस तरीके से हिजाब पर बवाल लगातार हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसे में अब इस पर बयानबाजी तेज होती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक के उडुपी से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था, जिसके बाद अब एक के बाद एक राज्य में गहराता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी जो कि ये कहते हुए नजर आए कि देखिए किस तरीके से हिजाब पहनने वाली देश की पहली प्रधानमंत्री जरूर बनेंगी। और इसको लेकर बीजेपी नेता भी लगातार हमला बोलते हुए नजर आए। I demanded for NIA is for the same things, because see, international conspiracy is there. That was my allegation first. We are not banned hijab in Udupi. We are told in the classroom you remove as a uniform. We are telling only about uniform. We are not raising any objection to the hijab. Hijab is their religious right. Let them wear. But in the classroom they should be uniform. That was my. But और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूल में हिजाब पहनने से रोकने पर जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर स्कूल में मौजूद शिक्षकों को बंधक बना लिया। वहीं हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जमकर लाठियां भांजी गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में ले लिया। और मुर्शिदाबाद की घटना पर बीजेपी ने टीएमसी सरकार को घेर लिया। बीजेपी नेता सौरभ सिकंदर ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो शिक्षकों को सुरक्षा देने में नाकाम दिखे। बंगाल में हम लोग जो शुरू से बोलते आ रहा है कि यहाँ पे कानून का शासन नहीं चल रहा है, यहाँ पे टीएमसी का शासन चल रहा है, ममता बनर्जी का शासन चल रहा है। जो विद्यालय में शिक्षक होता है, शिक्षक सारे छात्रों के लिए शिक्षक होता है, शिक्षक का कोई मजहब नहीं होता है। और आज जो इस शिक्षक के ऊपर ऐसे अटैक होता है, ऐसे इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है, और प्रशासन का जो भूमिका है वो इसका बहुत निंदनीय है।
हिजाब विवाद पर आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन तेज हो चुका है। विजयवाड़ा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर उतरी और उन्होंने हिजाब के समर्थन में रैली निकाली। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनकी ये रैली शहर की अलग अलग सड़कों से होकर गुजरी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना नहीं छोड़ने का ऐलान किया और खुद को इसके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार बताया। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से भी सामने आई। वहां भी हाथों में हिजाब के समर्थन में नारे लिखे पोस्टर और तिरंगा लेकर गानों की धुन पर हिजाब पहनी महिलाओं ने रैली निकाली। और साथ ही आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर ने हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई की विंग सीएफआई को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पीएफआई पर चुनाव के समय वोट को पोलराइज करने का आरोप लगाया। वहीं हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया और यह कहा कि कांग्रेस ने जो विभाजनकारी बीज बोया था वो कभी आतंकवाद तो कभी हिजाब की शक्ल में सामने आ रहा है। और कई ट्विटर हैंडल्स पे मैंने देखा है कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है और ये पीएफआई का इसके पीछे हाथ है। उन्होंने सीएफआई बनाया, जो कैंपस को लेकर उन्होंने जो बनाया था, और बिल्कुल चुनाव के समय में पोलराइजेशन करना उनकी मंशा है और इसलिए ये गलत बात है। इसका पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये गलत बात है और इसको चुनाव की नज़र से इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना तो बहुत ही गलत बात है। उन्हें आपको कहते हैं ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है। ये बहुत ही दुखद है कि शिक्षण संस्थाओं में अब राजनीति प्रवेश कर रही है। मैं समझता हूँ बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, फैसला ले, ताकि ये जो राजनीतिक विवाद पैदा करके इस समय देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने हिजाब विवाद को चुनावी मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि मुल्क में हर किसी को अपनी मर्जी के मुताबिक जीने का अधिकार है। मुल्क जो था वो हर एक के लिए बराबर था। आपको हक है कि आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पहनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, जहाँ तक कि आप मुल्क की सालमियत को खतरा नहीं करें। मजहब अपना अपना है और ये जो मजहब पे हमला किया जा रहा है, ये कुछ कट्टरपंथी हैं, इनको कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। अल्लाह करेगा एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा। और वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी हिजाब पर चल रहे इस घमासान को चुनाव से जोड़ दिया। आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर। हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी। मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी। और हम कंडेम करते हैं जो हमारे जो मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जिस तरह सच का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह सच्ची बात को दबाया जा रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रवक्ता सैयद यासिर जिलानी ने हिजाब विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे सियासी खेल बताया और लोगों से हिजाब को इस्लाम से ना जोड़ने की अपील की। मेरा तो एक दूसरा सवाल है उन लोगों से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा हिजाब के बड़े हिमायती बन के लोगों को एक तरीके से नफ़रत के आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चियों के कंधे पे रख के सौहार्द के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग
हिजाब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे और वो कहीं ना कहीं भारत के साथ चोट करने की जो उनकी मानसिकता है उसको आगे बढ़ाते हुए इस खेल में अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। और वहीं हिजाब मामले में राजनीतिक दल भी अलग अलग खेमों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना है कि दोनों समुदाय के बड़े लोगों को बैठकर विवाद का निपटारा करना चाहिए। तो देश कानून से चलता है, ये डरा करके ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म लोग हैं उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। और अब बात पंजाब की। पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इस समय पंजाब में धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में चुनावी रैली की और साथ ही इस बात का उन्होंने वादा किया कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी तो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। वहीं पंजाब के कोटकपुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी रैली की। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही इस बात को भी माना कि पंजाब में पिछले 5 साल में उनकी सरकार का कामकाज ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पंजाब में सरकार बदलनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। और गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में एक चुनावी रैली उन्होंने की। इस दौरान ड्रग्स के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेर लिया और वादा किया कि अगर बीजेपी की पंजाब में सरकार बनी तो 5 साल के अंदर पंजाब से ड्रग्स की विदाई हो जाएगी। अमित शाह ने इस दौरान किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा, साथ ही पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चन्नी सरकार को नाकाम करार दिया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। 2020 और 2021 उसमें 10-10 साल में जितनी ड्रग नहीं पकड़ी गई, इतनी ड्रग ये 2 साल में भारत की सरकार ने पकड़ने का काम किया है। मगर यहां एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ड्रग को खत्म करने के लिए मोदी जी के अभियान को गांव तक पहुंचाए। हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। पहले भी मदद नहीं मिलती थी, कांग्रेस में भी नहीं मिली, मगर अब मौका है पंजाब वालों, एक बार एनडीए की सरकार बना दो। मैं कहकर जाता हूं 5 साल में ड्रग को पंजाब से विदाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। पंजाब के किसानों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी भूमि का, अपनी जमीन का जरा परीक्षण करा दीजिए, स्थिति क्या हो गई। ये जमीन जो पूरे देश का पेट भरती है, वो जमीन को खेती लायक नहीं छोड़ा है। ये जमीन को एक धीरे धीरे जहर उगलने वाली जमीन बनाने का काम किया है। और यहां पर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग और कुदरती खेती, ये दोनों के प्रयोग करने के अलावे पंजाब की खेती खुशहाल नहीं हो सकती है। और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मित्रों, मैं वादा कर जाता हूं कि आपने एनडीए की सरकार बनाई, 5 साल के अंदर
पंजाब के किसानों को उनकी आवक, उनकी इनकम कम न हो, इस तरीके से हम क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को सफलतापूर्वक लागू कर दिखाएंगे। अरे पंजाब में मेहमान आए और मेहमान भी नरेंद्र मोदी जैसा हो, उसको सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाई जरा जोर से बोलिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित? चन्नी जी, आपको एक सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात मानकर चलिए। और लुधियाना के बाद अमित शाह ने पटियाला में रैली की। इस दौरान बीजेपी की गठबंधन पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके साथ थे। अमित शाह ने इस मौके पर एक बार फिर दोहराया कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी तो वो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बीजेपी के लिए वोट मांगे। कह रहे हैं, यहां पर आते हैं, पंजाब की बात करते हैं। मैं केजरीवाल जी को एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। दिल्ली में सिख भाई बहनों की आबादी बहुत बड़ी है और सम्मानीय लोग हैं। दिल्ली के समाज जीवन में सिखों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, आजादी से लेकर आज तक। केजरीवाल जी दो बार 3/4 बहुमत से दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक भी सिख को मंत्री बनाया है क्या आपने? भाइयों बहनों, बनाया है क्या? वो आए तो पूछना। 2 बार सरकार बनी, 8 साल से शासन में हो, दिल्ली में एक भी सिख या भाई या बहन को मंत्री बनाने की नहीं सूझी। और यहां पर पंजाब में आकर आप पंजाब की बात करते हो। तीनों दल मिलकर शांति ते भाईचारा का नारा लेकर आए, माफिया मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, नशा मुक्त पंजाब का नारा लेकर आए, हर हाथ में रोजगार का संकल्प लेकर आए हैं, खुशहाल किसान की योजना लेकर आए हैं, निरोगी पंजाब का कमिटमेंट लेकर आए हैं, सबको शिक्षा के अधिकार का संकल्प लेकर आए हैं और औद्योगिक इंकलाब लाकर पंजाब को फिर से उद्योगों से तरोताजा करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। और अंत में मैं कहता हूं, मोदी सरकार बनने के बाद कई राज्यों में जिस प्रकार से हुआ, हमारे पंजाब के भी अंदर भी सबका साथ, सबका विकास, इसको हम करेंगे। 2 साल तो ये पे ने और 5 साल मैं थोनू अज दस दिना होर आउणगे इन्हां दे, इहदे च कोई काट नहीं। 7 साल वास्ते तो आपां इस हुकूमत नू इत्थे देखांगे दिल्ली दे विच। वाहिगुरू करे अगे भी होए, अगे दी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये 7 साल तो है। और अगर असी पंजाब और सेंटर की हुकूमत जो एक बहुत गूढ़ा संबंध होएगा साडा, और हर चीज़ असी इन्हां दे नाल बह के गल कर सकांगे, तो इस पंजाब बहुत अगे जा सकता है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने वहां एक रोड शो भी किया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर केजरीवाल ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। केजरीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने अवैध खनन मामले में भी सीएम चन्नी को घेरने की कोशिश की। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और बदौर से, चमकौर साहब से और बदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और बदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं। एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? जो कांग्रेस है
मतलब एक लगता कि उन्हों की पार्टी जिहड़ी एक सर्कस बन गई है। आपस दे विच लड़ाइयां, पंजाब पिछे नहीं, आपस दे विच लड़ाइयां ने, कुर्सी पिछे। इहो जी पार्टी की भविख दे सकती है पंजाब नूं? जिहड़े आपस च मिल के नहीं चल सकते, आपस च मिल के वोट चोणां नहीं लड़ सकते, वो पंजाब नूं की भविख देणगे? और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पंजाब के कोटकपुरा में चुनावी रैली की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही इस बात को भी माना कि पंजाब में पिछले 5 साल में उनकी सरकार का कामकाज ठीक नहीं था। प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम रहने के दौरान सरकार के कामकाज में कई कमियां थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को पंजाब में सरकार बदलनी पड़ी। इसके साथ ही प्रियंका ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी, और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है, इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी। दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहाँ से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है। दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। और पंजाब के कोटकपुरा में चुनावी रैली के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संगरूर गई, जहां उन्होंने खेतों में से गुजरते हुए गांवों में जाकर घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ सीएम चन्नी भी मौजूद थे। इसके बाद प्रियंका गांधी ने वहां गांव में ही एक महिला के साथ बैठकर खाना खाया। और उत्तर प्रदेश के एटा में सीएम योगी ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले वैक्सीन पर विपक्ष सियासत करता था, विपक्ष के लोग बीजेपी की वैक्सीन बोलते थे, लेकिन आज उसी वैक्सीन से ही लोगों की जान बची है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, अब तो उनको जवाब दोगे ना कि ये मोदी वैक्सीन और भाजपा वैक्सीन से ही जान बची है? बताएंगे? वोट की चोट से उन पर जोरदार प्रहार करेंगे ना? याद करिए, इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, इन्होंने अन्नदाता किसानों के बारे में कुछ नहीं किया, बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों को मकान नहीं दिया, गरीबों को शौचालय नहीं दिया, और स्वास्थ्य की भी कोई उत्तम व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाए थे। यहां पर इससे पहले 2017 के पहले सत्ता के द्वारा प्रायोजित अपराधियों, पेशेवर माफियाओं के गुंडागिर्दी और अराजकता का अड्डा था। आपने 2017 के बाद एटा जनपद के उन कुख्यात माफियाओं के ऊपर सरकार का बुलडोजर चलते हुए देखा होगा और उनकी संपत्ति को जब्त होते हुए भी देखा होगा। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो अपने भाई के लिए अपनी जान दे देंगी। रिएक्शन है कि मैं अपने भाई के लिए अपनी जान दे दूंगी और मेरा भाई भी मेरे लिए अपनी जान दे देगा, तो विवाद कौन सा? योगी जी के मन में विवाद है, लगता है भाजपा में जो विवाद है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो उनके बीच और मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में विवाद चल रहा है। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। लॉकडाउन के दौरान जब हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था या बोर्ड गेम खेल रहा था, इन्होंने एक नए बोर्ड गेम का आविष्कार ही कर डाला। मिलते हैं कोच्चि से 11 साल के वीर कश्यप। नमस्ते वीर,
हाय। इन्होंने 10 साल की उम्र में इतना सुंदर गेम इसका आविष्कार भी किया है, तो ये कैसे हुआ बताइए? जब मैं 2 साल का था तब से मुझे शौक था बोर्ड गेम्स खेलने का। दादा दादी के घर पे था तो वहाँ पे ज्यादा बोर्ड गेम्स नहीं थे खेलने के लिए, तो मैंने सोचा कि बोर्डम को बीट करने के लिए मैंने एक बोर्ड गेम बनाया। Please welcome one of the finest actresses on TV and in the film industry, very talented, versatile and the very beautiful Moni Roy. अगर आपने फिर से स्नीज किया तो आप क्वारंटाइन स्टेशन जाओगे। You missed 2 turns. Yes. Oh. 1. चलो मैं घर में ही अच्छा हूँ भाई। 2. Please don't be 3. Please don't be 3. Please don't. They put me in quarantine station. यह है 14 साल की इंदौर से तनिष्का सुजीत। I'm good. Hi तनिष्का। Hello. How are you? I'm good. आइए विराजिए। मुझे बचपन से ही पढ़ाई को लेकर बहुत लगाव है। जब मैं छोटी थी तब पापा 10th और 12th की ट्यूशन लेते थे, तो मैं मेरी क्लास को छोड़ के मैं उनके ही स्टडीज करती थी। ऐसा लगता था कि मैं भी उन्हीं की क्लास में चली जाऊं। Which land animal can open its mouth the widest? ऑप्शन भी नहीं देखा। हिप्पोपोटामस के लिए। Well played, well played. Genius, young genius.